हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रीटर को। देखिए, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के वातावरण के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, पारिस्थितिकी को ही इकोलॉजी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। और देखिए, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन तो रीटर ने किया था, लेकिन पारिस्थितिकी को पूर्ण रूप से परिभाषित किसने किया था? तो आपको याद रखना है, अर्नेस्ट हेकल ने इसे पूर्ण रूप से परिभाषित किया था, लेकिन सर्वप्रथम इस शब्द का प्रतिपादन किया था रीटर ने। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइबोसोम को। तो देखिए, कोशिका के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। देखिए, जो राइबोसोम होते हैं ये सजीव कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रोटीनों के संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइसोसोम को। तो देखिए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखना है। देखिए, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। तो इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? अब देखिए, बात करें कोशिका में कौन सा अंग होता है जिसे पाचन थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइसोसोम को। तो देखिए, लाइसोसोम कोशिका पाचन में मदद करता है, तो इसलिए इसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। याद रखना है। अब देखिए, लाइसोसोम से दो क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण जाते हैं कि आत्महत्या की थैली और कोशिका की पाचन थैली दोनों ही लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका का यहाँ पर कहा है, सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो देखिए, जो पादप कोशिकाएं होती है इनके सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति। और देखिए, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना है, सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो देखिए, जो पादप कोशिकाएं होती है इन्हें निश्चित रूप प्रदान कौन करती है? कोशिका भित्ति। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करती है और पादप कोशिकाओं को सूखने से बचाती है। और देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है और इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि जो कोशिका भित्ति होती है मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज 1831 में की थी। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सबसे सक्रिय स्थल होता है। और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया था कि जो राइबोसोम होता है इसे कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कर्णिका के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, सूत्र कर्णिका किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें कोशिका श्वसन होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण। तो देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। और देखिए, भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा?
तो देखिए कोशिका में राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण का सबसे सक्रिय स्थल होता है। तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में अगर राइबोसोम कोशिका में नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रक के द्वारा, याद रखना है। और देखिए मैंने आपको पहले बता दिया केंद्र की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। मानव शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत में। तो देखिए जो पित्त होता है ये हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है जो कि यकृत यानी कि लीवर में बनता है। और अगर हम बात करें कि बनता तो लीवर में है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जमा कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित कहाँ होता है। अब देखिए बात करें मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण यानी कि यूरिया संश्लेषित कहाँ होता है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत में यानी कि लीवर में, याद रखना है। देखिए यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। देखिए इसे कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है यूरिया को अन्य नाम कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार्व में पाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्व में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइलिन। ये लार्व में पाए जाने वाला एंजाइम है जो कि पाचन क्रिया में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है केसीन प्रोटीन पाया जाता है जो कि इन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपको याद रखना है। खट्टे दूध में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए खट्टे दूध में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, याद रखना है। और देखिए लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, C3H6O3, ये इसका अणुसूत्र होता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेनिन। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम रेनिन है। तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दूध से 3 महत्वपूर्ण बात याद रखी जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो रेनिन होता है। तो आपको तीनों ये पॉइंट याद रखने हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। निम्न में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रैक्टोज। तो देखिए फ्रैक्टोज मीठे फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकराइड शर्करा है जो कि सबसे मीठी शर्करा होती है। तो आपको याद रखना है सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रैक्टोज। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खुराना ने। तो देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण यानी कि पहला कृत्रिम जीन संश्लेषण का प्रयोग किया था हरगोविंद खुराना ने। और इन्हें इसके लिए 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्षिक बलयों की गिनती करके। वार्षिक बलयों की गिनती करके वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है, याद रखना है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊतक। तो देखिए कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करें तो उन्हें कहा जाता है ऊतक, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता सकते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी। मानव के शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन विटामिन डी है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस रोग होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले से ही जो विटामिन है उसका एक पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है।
अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस रोग होता है, जो कि बच्चों में होता है आमतौर पर, जिससे में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थि, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, याद रखना है। और देखिए जो विटामिन डी होता है ये वसा में घुलनशील होता है। अब देखिए बात करें वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो देखिए विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जो बाकी अन्य विटामिन हैं बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको याद रखने हैं। विटामिन बी 12 में क्या उपस्थित रहता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोबाल्ट। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। बात करें विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि रक्त क्षीणता हो जाती है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हम नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।